गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। बस 1 मिनट में मैं आपसे पीपीटी शेयर करूंगी। और आज जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर रहेंगे। तो आई होप आपको मेरी पीपीटी विजिबल है। यस मैम। यस यस। यस मैम। जी नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। अच्छा। नहीं दिख रहा मैम। एक एक मिनट आपको भी। आप बताइए, आपको पीपीटी दिख रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। मैम। जी जी जी। नहीं मैम, नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है आप अच्छा कुछ लोगों को दिख रही है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही है, ऐसा हो दिख रहा गया है क्या? मैम, सही दिख दिख रही रहा है। है, दिख रहा अच्छा है। अच्छा। दिख ठीक है रहा ठीक तो है। लीव करके फिर थैंक से एंट्री करें क्या मैम? जी। मतलब लीव करके कई फिर जगह मैडम से नेट का भी इशू रहता है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ अगर आपको ऐसा है, अगर नहीं दिख रही है, आप एक बार लीव करके ऐड होके देखिए। हो सकता है विजिबल हो जाए। तो तो हाँ, जैसे कि हम आज बात कर रहे थे, आई होप आप सभी जो हैं बहुत ही शानदार होंगे, हेल्थ वाइज भी और अदरवाइज भी। आप सबकी तैयारी तो मैं देख ही रही हूँ, कुछ सेशंस में काफी अच्छी चल रही है, जैसे आप लोग आंसर्स दे रहे हैं उस हिसाब से। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम जो क्वेश्चंस लाए हैं वो डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर लाए हैं। तो जो भी डिजिटल पेमेंट के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, आज के सेशन में आपकी तैयारी इसमें दुरुस्त करवाएंगे हम। तो आज के का सेशन इसी तरीके से होगा। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, आप मुझे चैट में आंसर्स बताइएगा और फिर हम आंसर देखेंगे, और ऐसे ही आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आप सभी तैयार हैं, तो हम चालू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप अपने अपने माइक्स जो है वो म्यूट करके रखिएगा। अगर कोई आपको डाउट है जो कुछ टर्म से रिलेटेड है या ऐसा कुछ है, तो आप वो नोट करके रख सकते हैं, आप सर से भी पूछ सकते हैं, या सेशन के बाद अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँ उसको लेकर तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो चलिए आज का जो हम सेशन चालू करते हैं। क्वेश्चन जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड इन इंडिया बाय वेरियस अथॉरिटीज, विच वन इज नॉट अमंग देम। ये पूछ रहे हैं कि जो भी इंडिया में आपके जो पेमेंट सिस्टम है वेरियस अथॉरिटीज द्वारा चलाए जाते हैं, इन चारों में से कौन सा पेमेंट आपका सिस्टम नहीं है। ए है आरबीआई, एनपीसीआई, भीम या सीसीआईएल। तो आप लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं सी और डी। सी जो है वो है भीम और डी है जो सीसीआईएल। ठीक है, बहुत सारे साथी हमारे दे रहे हैं कि डी और सी होना चाहिए। एक ने कहा है कि आरबीआई हो सकता है, परोमिता जी कह रही है कि डी होना चाहिए, ठीक है, जगबंधु जी कह रहे हैं सीसीआईएल। तो ठीक है, तीन ऑप्शन में मैं कंफ्यूजन देख रही हूँ, कंफ्यूजन तो नहीं कह सकते। ठीक है, अनुराग जी कह रहे हैं कि डी ही है, डी ही जवाब है इसका। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड इन इंडिया बाय वेरियस अथॉरिटी, मतलब बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करती हैं। विच वन इज नॉट अमॉन्ग देम, इन चारों में से कौन सी वो पेमेंट सिस्टम चालू करने वाली अथॉरिटी नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका। इन चारों में से कौन सा जो वेरियस अथॉरिटी जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करती है वो नहीं है। आप अब दोबारा से अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। काफी मिक्स आंसर है। किसी ने कहा ए आरबीआई, एक साथी कह रहे हैं भीम जो है वो नहीं है, और काफी लोग कह रहे हैं कि सीसीआईएल है। चलिए ठीक है, काफी कंफ्यूज्ड आंसर्स हैं इसको लेके। चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। जो इसका जवाब जो है वो है भीम। भीम जो है वो कोई वेरियस अथॉरिटीज में नहीं आता जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करती हैं इंडिया में। आरबीआई और बाकी के तीन जो ऑप्शन है ये पेमेंट अथॉरिटीज, मतलब ये वेरियस अथॉरिटीज हैं जो पेमेंट सिस्टम चलाती हैं इंडिया में। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है सी, जो कि है भीम। भीम इज द मैम करेक्ट तो आंसर। मतलब भीम सिर्फ एक नाम मात्र है, बस कि एक ऐप जी का नाम। जी जी, ऐप का नाम है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है इंडिया में। बाकी तीनों जो है वो करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि ट्रांजैक्शन लिमिट एक्टिवेटेड ऑन अ कस्टमर रिक्वेस्ट इन पर्सनल आईएनबी फॉर आईएमपीएस फंड ट्रांसफर फॉर प्रोप्रिएटर अकाउंट ओन फंड्स। आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है इस केस में।
अगर एक मिनट, हाँ, ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है पर्सनल आईएनबी में आईएमपीएस फंड ट्रांसफर के लिए एक प्रोप्रिएटर अकाउंट के अपने ओन फंड से, तो पहला ऑप्शन है 15 लाख पर ट्रांजैक्शन और 25 लाख पर डे लिमिट। अच्छा, आप लोगों ने फटाफट आंसर्स देने चालू कर दिए। डी ए, राकेश जी ए कह रहे हैं, जूही जी कह रही है बी 10 लाख पर ट्रांजैक्शन 25 लाख पर डे लिमिट। ओके, अखिलेश जी भी बी कह रहे हैं। ओके, आप प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक जो है ऑन है प्लीज, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ सके। ठीक है, मिक्स्ड आंसर है डी और बी को लेके। जगबंधु जी ने बी कहा है, संतोष कुमार सिंह जी डी कह रहे हैं। डी जो है वो है 5 लाख पर ट्रांजेक्शन 25 लाख पर डे लिमिट। तो लगभग तीन ऑप्शन में 25 लाख पर डे लिमिट का ऑप्शन है, बाकी पर डे का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है। उमेद सिंह जी कह रहे हैं बी, संतोष कुमार जी ने डी कहा जैसे, गिरी जी भी जेबी गिरी जी कह रहे हैं कि डी होना चाहिए, जो कि है 5 लाख पर ट्रांजेक्शन 25 लाख पर डे लिमिट। काफी मिक्स्ड आंसर्स हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं बी। ठीक है, बी और डी के बीच में काफी कंफ्यूजन है, दोनों ऑप्शंस में से क्या सही जवाब है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। शंकर सिंह जी ने कहा है सी, तो लगभग हमारे सारे जो आंसर्स हैं वो कवर हो गए हैं। 5 लाख पर ट्रांजैक्शन और 25 लाख पर डे लिमिट। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपका सही जवाब होगा डी, जो है 5 लाख पर ट्रांजैक्शन और 25 लाख पर डे लिमिट। अगर ये सिचुएशन है जहां ट्रांजैक्शन लिमिट एक्टिवेटेड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट इन पर्सनल आईएनबी फॉर आईएमपीएस फंड ट्रांसफर, तो 5 लाख पर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं और 25 लाख पर डे लिमिट होती है इसकी। चलिए इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन भी है, क्योंकि लगभग सेम पास के आंसर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फुल फॉर्म पूछ रहा है कि NUUP का फुल फॉर्म क्या है। stands for NUUP stands for National Unlimited USSD Platform, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। आरिफ जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं। सी ऑप्शन है नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म और डी है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्रोग्राम। सभी लोग मोस्टली मैं देख रही हूँ कि बी का जवाब बी बोल रहे हैं, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। विजय जी कह रहे हैं सी, नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, मनीष जी बी कह रहे हैं, दिनेश जी बी कह रहे हैं, राणा जी भी बी कह रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, प्रसन्नता जी भी बी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, हमारे ज्यादातर साथी जगबंधु जी कह रहे हैं सी होना चाहिए, तो बी और सी को लेके आप लोग जवाब दे रहे हैं, पर मोस्टली साथियों को लग रहा है कि बी इज द करेक्ट आंसर। एनयूयूपी का फुल फॉर्म नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पंकज जी कह रहे हैं डी हो सकता है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्रोग्राम। ठीक है, हमारे बाकी साथियों को क्या लगता है, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए जवाब। आर के शाह जी भी डी कह रहे हैं, ये नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। इसमें भी लगभग एक एक शब्द का अंतर है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये क्वेश्चन भी, अगर नहीं पता सही जवाब तो। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म के साथ जा रहे हैं अरविंद जी और सिद्धार्थ जी। कैर सिंह जी कह रहे हैं सी होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए या डी या सी, देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है बी, जैसे कि हमारे साथ ही आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने जवाब दिया, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म NUUP का फुल फॉर्म है या स्टैंड्स फॉर। चलिए अनुराग जी ने आप सभी के लिए तालियां बजा दी। चलिए सही जवाब के लिए सबके लिए तालियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है Which one is not among the possible threat under cyber security? इसका जवाब तो सभी लोगों को देना चाहिए। इसके बारे में हमने कंप्यूटर की क्लास में फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी डिस्कशन किया था। इनमें से इन चारों में से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या नहीं है, सॉरी क्या है, विच वन इज अमोंग द पॉसिबल थ्रेट होना चाहिए। इनमें से कौन सा पॉसिबल थ्रेट है और तीन जो है वो नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा थ्रेट है और कौन से नहीं है। चलिए आप सभी जो है फटाफट जवाब दे रहे हैं सी के तरफ, कि जो सी है वो सही जवाब होना चाहिए। तो देरी ना करते हुए इसका आंसर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, बी के लिए भी आंसर आ रहा है। अनुराग जी कह रहे हैं बी, जूस मिक्सिंग। क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहे हैं
which one is among the possible threat under cyber security? तो यहाँ पर इन तीनों नॉट चारों अमंग में है, से नॉट थ्रेट अमंग। है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। वैसे तो आप सभी ने, मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका जो आंसर जो है वो है बी, जूस मिक्सिंग। अच्छा, तो यहाँ पर जो तीन है, विशिंग, मैम फिशिंग क्वेश्चन और समझ सिम। में गलत हो गया। हाँ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन गलत है। थोड़ा सा ऐसा है क्वेश्चन, सर कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चंस का। में, नोट वाले क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है नोट ढूंढना। अगर नोट जी देख जी लिया जी। तो फिर वो पक्के में अपना सही होना है। अनुराग जी ने जैसे कि बताया है, आप नॉट ढूंढ लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन सब में से जूस मिक्सिंग जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। विशिंग, फिशिंग और सिम स्वैप, ये जो है ये साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं, इससे डेंजर होता है हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी नोट पे आप सभी ने लगभग सही जवाब दिया है, चलिए देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग ऑल ऑप्शंस पर्टेनिंग टू पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम के ये भी नॉट वाला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला है 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। दूसरा कह रहा है 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ ब्रांच, bank branch participating in the NEFT system. 22-digit alphanumeric number to uniquely identify a transaction in RTGS system, and 21-digit number legal entity identifier system to identify parties using RTGS and NEFT with effect 1st April 2021. नीरज जी, प्रसन्नता जी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर। दिनेश शिंदे जी भी डी के साथ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि डी इज द रॉन्ग आंसर। आरटीजीएस में 21 डिजिट वाला जो ऑप्शन है वो जो है वो गलत है, ऐसा आप सभी कह रहे हैं। सॉरी, ये मोहिनी जी भी कह रही हैं डी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, आप सभी ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी वेल अटेम्प्टेड। सभी का जो जवाब है वो सही है। 21 डिजिट नंबर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम टू आइडेंटिफाई पार्टीज यूजिंग आरटीजीएस एनईएफटी, ये जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है अगर पेमेंट सिस्टम की बात की जाए तो। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट थे वो सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is correct about LEI? LEI के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोल रहे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो LEI के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। RBI has advised that all non-individual borrowers having aggregate banking exposure of rupees 50 crore and above to obtain LEI in phased manner. अरविंद जी ने जवाब दे दिया है, सी के साथ जा रहे हैं वो। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI का फुल फॉर्म जो है वो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, अ 20 डिजिट नंबर सिस्टम। LEI information has to be provided for both remitter as well as beneficiary. It is mandatory for all non-individual customer other than government or their department ministries initiating a transaction of rupees 50 crore and above through RTGS and or NEFT. ठीक है, तो आप में से बहुत सारे साथियों ने बोला सी। विनय जी कह रहे हैं कि डी होना चाहिए। पूजा जी कह रही है ए है जो वो गलत है। ठीक है, तो अनुराग सिंह जी कह रहे हैं कि सी ही होना चाहिए, क्योंकि पार्टी को ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। लोकेश जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है वो एक 21 डिजिट नंबर सिस्टम नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वो। बाकी मोस्टली आप में से 85% लोग कह रहे हैं कि जो है सी शुड बी द राइट आंसर। सी जो स्टेटमेंट है वो LEI के बारे में सही नहीं है। भरत जी कह रहे हैं डी होना चाहिए। ठीक है, नॉन इंडिविजुअल कस्टमर जो कि गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्रीज में से नहीं है, अगर वो एक 50 करोड़ या उससे अबव का ट्रांजेक्शन RTGS या NEFT की तरफ से करते हैं तो LEI के बारे में ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं गलत है। मुकेश कुमार जी भी सी कह रहे हैं, राणा जी भी डी कह रहे हैं। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि LEI इंफॉर्मेशन जो है दोनों को प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो रेमिटर है उसको भी और बेनिफिशियरी उसको भी। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। LEI के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। जो ए है वो सही नहीं है।
लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में, आरबीआई हैज एडवाइज दैट ऑल नॉन इंडिविजुअल बोरोवर हैविंग एग्रीगेट बैंकिंग एक्सपोजर ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव टू ऑब्टेन एलईआई इन फेज मैनर। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बाकी जो हमारे तीनों स्टेटमेंट थे वो एलईआई के लिए के रिगार्डिंग सही थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, तो अब आप याद रख सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है इसके रिगार्डिंग, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो थे वो सही थे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईएफटी ट्रांजैक्शन के बारे में है ये। एनईएफटी ट्रांजैक्शन लिमिट इन इंटरनेट बैंकिंग फॉर पर्सनल आईएनबी इंक्लूडिंग प्रोप्रिएटर अकाउंट आर। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट है और एक जो है गलत है। आपको बताना है कौन सा है इनकरेक्ट ऑप्शन एनईएफटी ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। 2 लाख पर ट्रांजैक्शन एंड 10 लाख पर डे लिमिट डिफॉल्ट। एनईएफटी ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं कि 2 लाख पर ट्रांजैक्शन और 10 लाख पर डे का लिमिट डिफॉल्ट रहता है, या फिर 10 लाख पर डे लिमिट रहती है डिफॉल्ट में और 15 लाख पर डे लिमिट एक्टिवेटेड बाय ब्रांच ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। 10 लाख तो पर डे लिमिट रहती है डिफॉल्ट से, पर 15 लाख पर डे ब्रांच जो है कस्टमर की रिक्वेस्ट पर एक्टिवेट कर सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 10 लाख पर ट्रांजैक्शन लिमिट डिफॉल्ट रहती है, 15 लाख पर डे एक्टिवेट हो सकती है ब्रांच के द्वारा कस्टमर अगर रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर ठीक है। और ऑप्शन ए और बी कह रहे हैं कि करेक्ट है। आपको बताना है कि ठीक है, मुकेश जी सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, राकेश राणा जी, आर के शाह जी भी ये कह रहे हैं कि डी होना चाहिए। एनईएफटी ट्रांजैक्शन की लिमिट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इनकरेक्ट है, ये बताना है। ठीक है, हाँ ऑप्शन जो है कह रहा है ए और बी करेक्ट है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो है सी। सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट के बारे में। देखिए ए और बी करेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं कि आपको इस ट्रांजैक्शन से इससे रिलेटेड कौन सा जो है ऑप्शन वो गलत है। तो सी गलत है, ए और बी करेक्ट है, तो सी शुड बी द राइट आंसर। 10 लाख पर ट्रांजैक्शन लिमिट डिफॉल्ट नहीं होती है, ना 15 लाख पर डे लिमिट एक्टिवेट हो पाती है ब्रांच के द्वारा। तो मैम बी तो सेम है। नहीं, बी में जो है ना, बी में लिखा है पर डे लिमिट, यहाँ पे लिखा है पर ट्रांजैक्शन लिमिट। ओके तो बी में पर डे 10 लाख पर डे लिमिट लिख रहे हैं डिफॉल्ट, और सी में लिख रहे हैं 10 लाख पर ट्रांजैक्शन लिमिट डिफॉल्ट। तो उसमें थोड़ा सा शब्दों का खेल करा है ताकि कंफ्यूज कर सके, अगर हम जल्दी में हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर सी हमारा जो है सही जवाब है। चलिए इसी नोट पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट IMPS? ये जो आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है IMPS ट्रांसफर्स के बारे में, आपको बताना है। पहला जो है वो है IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दूसरा है IMPS सर्विसेज अवेलेबल ऑन मोबाइल इंटरनेट ब्रांच USSD *99#। और थर्ड है राउंड द क्लॉक ऑन रियल टाइम बेसिस अवेलेबिलिटी रहती है 24/7 और 365 डेज। और फोर्थ है फंड ट्रांसफर ओनली बाय यूजिंग मोबाइल नंबर एंड MMID। ठीक है, राहुल कुमार जी कह रहे हैं ऑल आर करेक्ट। पूजा सिंह जी कह रहे हैं 1, 2, 3 करेक्ट है और फोर्थ गलत है। और आर के शाह जी भी यही कह रहे हैं कि फोर्थ जो है वो गलत है। ठीक है, अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, बाकी 2 गलत हैं। कविता जी डी के साथ जा रही हैं कि चारों स्टेटमेंट सही हैं IMPS के बारे में। वहीं पर ठीक है, सी और डी में आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सी सही है और कुछ बहुत उस आधे लोग कह रहे हैं कि डी सही है। राजीव जी कह रहे हैं कि सी सही जवाब है, फोर्थ जो है वो गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हस्ता जी भी यही कह रहे हैं, सौरभ कुमार जी भी यही कह रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी भी सी के साथ जा रहे हैं। चलिए फिर लगाते हैं सी को ताला और देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब जो है, जैसे कि आप लोगों ने कहा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो सही जवाब है।
पांडुरंगा जी कह रहे हैं कि सी ओनली करेक्ट सिंस आईएमपीएस कैन बी डन एट ब्रांच ऑल्सो। तो जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है फंड ट्रांसफर ओनली बाय यूजिंग मोबाइल नंबर एंड एमएमआईडी, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी 1 2 3 जो है आईएमपीएस के बारे में सही है। चलिए वेरी वेल डन, आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया लगभग। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये भी आईएमपीएस के बारे में ही है। आईएमपीएस लिमिट फॉर बैंक कस्टमर बाय मोबाइल बैंकिंग चैनल इज, आईएमपीएस लिमिट क्या है? बैंक कस्टमर अगर जो मोबाइल बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करके अगर आईएमपीएस ट्रांसफर कर रहे हैं तो लिमिट क्या है उसकी? पर ट्रांजेक्शन ₹5 लाख और डेली लिमिट है 5 लाख। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। बी है पर ट्रांजेक्शन 1 लाख। देखिए मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, आप लोगों के फटाफट आंसर्स भी आ गए। राजीव जी कह रहे हैं सी, बाकी हमारे साथी कह रहे हैं बी। सी जो है वो है पर ट्रांजेक्शन 2 लाख और डेली लिमिट जो है वो है 5 लाख। वहीं डी जो है वो है पर ट्रांजेक्शन 1 लाख और डेली लिमिट जो है 3 लाख। मोहिनी जी कह रही है बी होना चाहिए, विजय जी कह रहे हैं सी होना चाहिए। ठीक है, उपेंद्र जी भी सी कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं ए है 5 लाख। ठीक है, सौरभ कुमार जी कह रहे हैं उनके बैंक में 5 लाख डेली है या 5,000, पता नहीं, मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई। ठीक है, मुकेश जी बी, संतोष जी भी बी कह रहे हैं। ठीक है, आर के शाह जी भी कह रहे हैं कि बी शुड बी द राइट आंसर। ओके, प्रमोद जी कह रहे हैं सी। तो काफी ज्यादा 50-50 आंसर्स हैं हमारे। दोनों रिलेशन, मतलब एक बहुत सारे लोग बी के साथ भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ए के साथ भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ऑल आंसर इनकरेक्ट इन सेंट्रल बैंक। राजीव जी कह रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन गलत है सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग, ये चारों ही सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। हो सकता है ये बैंक और बैंक पे निर्भर करता है कि अलग अलग लिमिट हो। इस बारे में आप विजय सर से और थोड़ा डिटेल में पता कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये जनरलाइज है या फिर किसी बैंक स्पेसिफिक के लिए है। चलिए इसका फिलहाल के लिए जवाब देख लेते हैं जो है इसमें। IMPS limit for bank transfer by mobile banking channel is ₹5 lakh per transaction और daily limit 5 लाख। तो इस केस में A is the correct answer। और डिटेल में आप, ठीक है, तो अनुराग जी कह रहे हैं पेपर में आई थी कि 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं आईएमपीएस की। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो है अपना जो जवाब है वो है हो सकता है बैंक अलग अलग बैंकों से चेंज हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स कि बैंक से भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए आप और क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ए सही जवाब है फिलहाल। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो रहा ये रहा आपके सामने। What is the correct pre-login feature in Sent Mobile by following option? इसमें भी 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इसे बताना है कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं जो प्री लॉग फीचर के बारे में सेंट मोबाइल में। चलिए पहला है पहला जो स्टेटमेंट है ब्रांच एंड एटीएम लोकेशन, सेकंड मिस्ड कॉल सर्विस, थर्ड है अप्लाई 15G/H और अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट। राजीव जी कह रहे हैं सी ओनली 3 इज करेक्ट, बाकी सारे गलत हैं। बाकी साथी हमारे क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेके, जो हमारा प्री लॉग फीचर है, प्री लॉग इन फीचर इन सेंट मोबाइल, तो इसके जो 4 आपको ऑप्शन दिए इसमें से आप क्या लग रहा है कौन सा सही है? दिनेश जी कह रहे हैं ए, पूजा जी कह रही है बी होना चाहिए, 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। आर के शाह जी कह रहे हैं ओनली 3 इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। ठीक है, राजीव जी बी कह रहे हैं बी होना चाहिए, 1 2 4 आर करेक्ट और 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, संतोष कुमार सिंह जी ने बी लिखा है, हो सकता है मिस टाइपिंग हो गई। शंकर सिंह जी कह रहे हैं सी होना चाहिए, ओनली 3 इज करेक्ट, अप्लाई 15G/H। ठीक है, संतोष जी कह रहे हैं सी, मुकेश जी कह रहे हैं बी। ठीक है, काफी मिक्स्ड आंसर्स हैं। तो चलिए इसका भी जवाब देख लेते हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए फटाफट। जो जवाब है वो था 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ब्रांच और एटीएम लोकेशन, मिस्ड कॉल सर्विस एंड अप्लाई फॉर न्यू अकाउंट, ये सही है। बाकी जो थर्ड है अप्लाई 15G/H ही गलत है। तो अगर आप बात करें प्री लॉगिन फीचर की सेंट मोबाइल में, तो ये जो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट, बाकी जो है वो गलत है। चलिए अनुराग जी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, among these which are not the post login feature in Sent mobile app? तो आपको बताना है इसमें से कौन से जो हैं वो फीचर नहीं है सेंट मोबाइल ऐप के। तो पहला है चेक बुक सर्विस, अप्लाई फॉर फास्ट
3 है पॉजिटिव पे सर्विस और 4 है BBPS। चलिए फटाफट बता दीजिए इसका जवाब क्या होना चाहिए, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है पोस्ट लॉगिन फीचर सेंट मोबाइल ऐप में। सुजीत जी कह रहे हैं बी 1 एंड 2। पूजा जी कह रही है ए। भूपेंद्र जी भी ए कह रहे हैं कि सारे ही पोस्ट लॉगिन के फीचर है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ओके, राणा जी भी ए कह रहे हैं। ठीक है, जगबंधु जी बी कह रहे हैं ओनली 1 and 2। ओनली 1 and 2 फीचर्स नहीं है, बाकी फीचर है। ठीक है, ठीक है। ए और दिनेश जी कह रहे हैं सी। सुची जी कह रही है डी। 2 and 4 आर नॉट पोस्ट लॉगिन फीचर सेंट मोबाइल में पोस्ट लॉगिन फीचर नहीं है। सुजीत जी ने फिर से ए कहा है। विजय सिंह जी कह रहे हैं ए। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सारे पोस्ट लॉगिन फीचर तो है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए इसका जवाब देख लेते हैं, कंफ्यूजन अपनी दूर करते हैं, देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 2 and 4 टू अप्लाई फॉर फास्टैग और BBPS। पोस्ट लॉगिन फीचर नहीं है सेंट मोबाइल ऐप में, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड है वो फीचर हैं पोस्ट मोबाइल सॉरी पोस्ट लॉगिन फीचर है सेंट मोबाइल ऐप के। चलिए, वेरी वेल डन, वेरी वेल अटेम्प्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नॉमिनेशन, डोनेशन, MMID जनरेशन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आर द फीचर्स ऑफ। आपको बताना है ये सारे फीचर्स किसके हैं। सेंट UPI, सेंट मोबाइल, सेकेंड ऑप्शन जो है वो है सेंट मोबाइल प्री लॉगिन, सेंट मोबाइल पोस्ट लॉगिन, या डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से नॉमिनेशन, डोनेशन, MMID जनरेशन और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन किसके फीचर हैं। पांडुरंगा जी ने फटाफट जवाब दे दिया सी। राणा जी भी सी कह रहे हैं। पूजा सिंह जी बी कह रही हैं। दिनेश जी कह रहे हैं सी। ठीक है, सुजीत जी कह रहे हैं बी। अनुराग जी कह रहे हैं सी। सेंट मोबाइल पोस्ट लॉग इन, सी जो है हमारा डी है। मोहिनी जी कह रही हैं डी नन ऑफ दीज। मुकेश जी कह रहे हैं कि बी होना चाहिए सेंट मोबाइल प्री लॉग इन। संतोष कुमार जी ने कहा है सी, मुकेश जी कह रहे हैं बी। चलिए ओके, काफी मिक्स्ड है। बी, कुछ लोग कह रहे हैं बी के साथ जाएंगे, कुछ कह रहे हैं सी के साथ जाएंगे। तो आखिर ये जो फीचर्स हैं ये हैं कौन से ऑप्शन के। चलिए देख लेते हैं फटाफट, सी है या बी है। सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट मोबाइल पोस्ट लॉगिन में नॉमिनेशन, डोनेशन, MMID जनरेशन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। ये सब फीचर्स जो है वो सेंट मोबाइल पोस्ट लॉगिन के हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। आई होप आप लोगों को बैंकिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी डन। मोबाइल बैंकिंग से आप कितने मैक्सिमम नंबर की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कितने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अगर मोबाइल बैंकिंग से कोई कर रहा है तो कर सकता है। नो लिमिट ऑन डेली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई लिमिट ही नहीं है। नो लिमिट, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है नो लिमिट ऑन टोटल मंथली ट्रांजैक्शन अमाउंट। मंथली ट्रांजैक्शन अमाउंट के लिए कोई टोटल लिमिट नहीं है। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, और डी कह रहा है नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई भी नहीं। तो फटाफट जवाब आप लोग दे रहे हैं सी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। अखिलेश जी भी सी कह रहे हैं, भूपेंद्र जी भी सी कह रहे हैं। बाकी साथियों को क्या लगता है कौन सा जो है ऑप्शन वो सही होना चाहिए। विनय गुप्ता जी भी सी कह रहे हैं, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए ठीक है, ओके। तो फिर जैसे ही सब लोग सी के साथ जा रहे हैं तो फटाफट देरी नहीं करते, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका जवाब क्या है। इसका जवाब जो है सी। बोथ ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट है। बोथ ऑप्शन बी और ए और बी क्या है, नो लिमिट ऑन डेली ट्रांजेक्शन, डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, डेली में कोई लिमिट नहीं है, और नो लिमिट ऑन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो मंथली टोटल कितना आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। चलिए, वेरी वेल डन, आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। what is incorrect about mobile banking per transaction and per day transaction limit। इनमें से क्या जो स्टेटमेंट है वो गलत है मोबाइल बैंकिंग पर ट्रांजेक्शन और पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। एक कह रहा है फंड ट्रांसफर टू ओन अकाउंट्स विद इन सेम CIF नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं
खुद के अकाउंट्स में जिसमें सेम CIF है तो नो रिस्ट्रिक्शन है। ट्रांसफर टू अदर अकाउंट विद इन बैंक 5 लाख एंड 10 लाख पर ट्रांजेक्शन पर डे ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिवली। और सी कह रहा है बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट, और डी कह रहा है बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो ठीक सारे है, क्वेश्चन हैं ये सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है ना? चलिए दिनेश जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, मुकेश जी डी और बी के साथ काफी जा रहे हैं, या तो ऑल ऑप्शन करेक्ट होंगे या फिर बी इज द इनकरेक्ट वन। विनय जी कह रहे हैं बी, ट्रांसफर टू अदर अकाउंट विद इन बैंक तो 5 लाख और 10 लाख पर ट्रांजेक्शन और पर 10 लाख पर ट्रांजेक्शन एंड पर डे रिस्पेक्टिवली। तो आप सभी कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं बी सॉरी ए गलत है, ए जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, और विनय जी कह रहे हैं बी जो है वो गलत है। तो लगभग बी और डी में मेनली कंफ्यूजन दिख रही है मुझे। लोग कह रहे हैं या तो बी होना चाहिए या तो डी, सारे ऑप्शन या तो सही है या फिर बी गलत है। चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जो आंसर है वो है सी। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट। दोनों ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो गलत है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम क्रिएटिंग पर फेक। अभी ये जो इसके पहले वाला जो था ना वो सेम CIF में ये जो फंड ट्रांसफर टू ओन अकाउंट विद इन सेम CIF नो रिस्ट्रिक्शन था, सेंट्रल जी बैंक का जो भी मैम ने पढ़ाया था ना हाँ हाँ हाँ। उसमें मतलब चलिए ये मैं करेक्ट इसको ही था फ्लैग कि कर देती हूँ। सेम। ये 14 नंबर का क्वेश्चन मैं एक बार सर से और दिखवा दूंगी कि हाँ अगर इसमें जो ऑप्शन जो है जी सभी जी उसमें मतलब उसमें जो रिटेल बैंकिंग थी, रिटेल बैंकिंग में भी और कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी सेम CIF में अगर वो कर रहा है तो वो अनलिमिटेड रुपए कर सकता है ट्रांसफर, मतलब सेंट्रल बैंक के ऐप में। इसका दोनों आंसर करेक्ट है मैडम, ए एंड बी। अच्छा अच्छा। श्रद्धा तो मैडम इसको क्वेश्चन को मैं फ्लैग कर देती हूँ। इस क्वेश्चन पे हम हो सकता है कुछ दिक्कत आ गई हो, या इस पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिलवा दूंगी या इसको चेंज करवा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अभी के लिए रहने देते हैं। हाँ, तो creating fake emails or SMS that appears to come from someone you trust is defined as। अगर कोई फेक ईमेल है या SMS है जो आपको लग रहा है कि आप जिसको ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके पास से आ रहे हैं, तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? ए जो है विशिंग, स्किमिंग, स्मेरिंग या फिशिंग। ये चारों ही साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है इस कंडीशन में कौन सा थ्रेट रहेगा। राजीव जी ए कह रहे हैं विशिंग, बाकी सेवा शंकर जी कह रहे हैं डी फिशिंग। ठीक है, दिनेश जी कह रहे हैं अखिलेश जी ए कह रहे हैं। ए और डी के बीच में आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ए होना चाहिए विशिंग, कुछ लोग कह रहे हैं डी होना चाहिए फिशिंग। स्किमिंग कोई में से कोई कह रहा है स्किमिंग भी हो सकता है। ठीक है, ଫିସିଂ ହଉଛି email OTP ହଉଛି ଏଇଟା ସ୍କିମିଂ ହଉଛି ସ୍କିमिंग तो ATM और फिशिंग हଉଛି मेल है। सर ये आप हଉଛି चैट में लिख सकते हैं अगर आंसर, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ठीक है, हमें मुकेश जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको ईमेल्स फेक ईमेल और SMS आ रहे हैं जो अपीयर हो रहा है कि कोई ट्रस्टवर्दी भेज रहा है, तो इस सिचुएशन को कहेंगे फिशिंग। फिशिंग के केस में आपको फेक ईमेल्स और SMS आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से या किसी ट्रस्टफुल इंसान के से आ रहे हैं, बट ये केस जो है वो है फिशिंग का। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी व्हाट इज द लिमिट फॉर क्विक पे उस ट्रांजैक्शन? 15 का आंसर क्या था मैम, नहीं देख पाए भूल। अच्छा, उसका आंसर था फिशिंग, डी। ओके मैम। अगर फिशिंग में क्या होता है, कोई भी फेक ईमेल और SMS ऐसा लगेगा आपको जिसे आप जानते हैं, कोई साइट जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसके थ्रू आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता, वो फेक होते हैं। तो ये सिचुएशन जो है फिशिंग की है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी व्हाट इज द लिमिट फॉर क्विक पे पर ट्रांजैक्शन एंड पर डे लिमिट इन मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग में बात करें, अगर बेनिफिशियरी नहीं ऐड करें तो क्या लिमिट है क्विक पे पर ट्रांजैक्शन और पर डे लिमिट क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आप
चैट में बता सकते हैं क्या 5,000 पर ट्रांजैक्शन और 1 लाख पर डे लिमिट है, या 5,000 पर ट्रांजैक्शन एंड 1 लाख पर डे लिमिट है। ओके, 50,000 5,000, सॉरी। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर्स भी देने लगे हैं। सौरभ जी कह रहे हैं बी, मुकेश जी कह रहे हैं ए। ठीक है, राजीव जी भी ए कह रहे हैं। रुपीज सी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि 50,000 पर ट्रांजेक्शन और 2 लाख रुपीज पर डे। आर के शाह जी कह रहे हैं कि उनके बैंक में जो है 10,000 है। तो ठीक है, ये भी शायद अगर डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग से डिफर करता होगा, बट बाकी अगर अगर नॉर्मल बाकी बैंकों में जो है वो क्या होना क्या है अगर आपका बेनिफिशियरी ऐड नहीं है तो। अनुज कुमार जी, आपको भी गुड इवनिंग। कहर सिंह जी कह रहे हैं कि डी होना चाहिए, ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन और ₹1 लाख पर डे। ठीक है, बाकी जो साथियों ने क्या लग रहा है पीएनबी के लिए कह रहे हैं जगत बंधु जी सी होना चाहिए, 50,000 पर ट्रांजेक्शन एंड ₹2 लाख पर डे। मोबाइल बैंकिंग की लिमिट के बारे में क्वेश्चन है, अगर बेनिफिशियरी नहीं ऐड है तो लिमिट क्या होगी क्विक पे पर ट्रांजेक्शन और पर डे लिमिट की। चलिए फटाफट अब इसका जवाब देख लेते हैं। सुजीत जी कह रहे हैं बी होना चाहिए, 5,000 पर ट्रांजेक्शन। इसका जो जवाब है वो है ए, 50,000 पर ट्रांजेक्शन और 1 लाख पर डे। अगर आपने बेनिफिशियरी नहीं ऐड किया है तो लिमिट होगी क्विक पे पर ट्रांजेक्शन 50,000 और पर डे की लिमिट 1 लाख पर डे। चलिए मैं अब इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ये सब जो सारे ट्रांजेक्शन हैं वो सेंट्रल बैंक एज पर सर्कुलर है ना? सॉरी सर, यस ये सब ये क्वेश्चंस के बारे में बात करें, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, किसी भी स्पेशल बैंक के लिए नहीं है। जो इस मतलब जो रात में विजय सर का क्वेश्चन जो सेशन होगा वो सेंट्रल बैंक के ऊपर फोकस रहेगा। तो ये जो है ये नॉर्मल पेमेंट डिजिटल पेमेंट से जुड़े और ट्रांजैक्शन से जुड़े क्वेश्चंस हैं। एक तो को आंसर सही ही नहीं हो रहा है, मेरा सब गलती हो जा रहा है। वो मुझे लगता है ये थोड़े क्वेश्चन जो है अलग अलग बैंक से डिफर करते होंगे, ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है। बट ये जनरलाइज क्वेश्चन है, बैंक किसी एक स्पेसिफिक बैंक के लिए नहीं है। मैं और पीएनबी में टोटल नहीं है मैम। अच्छा, ठीक है, तो फिर हाँ, ये जो क्लास है ना ये मतलब जनरलाइज है, किसी बैंक पे फोकस नहीं है, डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। तो हो सकता है आपके बैंक्स के हिसाब से, उप्स सॉरी, आप लोगों के डिफरेंट बैंक में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लिमिट हो। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है सही है आपके बैंक में ये लिमिट है तो ठीक है। ये थोड़ा ये कोई बैंक पे फोकस सेशन नहीं है, जनरल पेमेंट डिजिटल पेमेंट के बारे में है। तो ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोग दे रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं सी, सौरभ कुमार जी कह रहे हैं सी। ठीक है, चलिए हम्म, बाकी आप लोग भी जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, 5 लाख एंड 7.5 लाख। ठीक है, सी और डी के लिए आंसर्स आ रहे हैं। आर के शाह जी कह रहे हैं कि ए होना चाहिए, 2 लाख एंड 10 लाख।
सॉरी मैं जी, तो हाँ, मैं अपने आप को क्लियर करना चाहूंगी। ये जो है क्वेश्चंस है, ये सेंट्रल बैंक के सेंट्रल बैंक के लिमिट्स पे डेडिकेटेड है। जो आंसर है ये सब सेंट्रल बैंक के उस पे है। इसकी जो सेशन आपको क्योंकि सेंट्रल बैंक का एग्जाम अभी है 15 तारीख को, बिल्कुल कमिंग एग्जाम है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सेंट्रल बैंक पे डेडिकेटेड है। आप लोग एक जस्ट रीड कर सकते हैं। अगर आप ये बैंक टू बैंक वेरी करता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो बैंक का है जो डिफरेंट है इन ऑप्शन से, तो आप उसे स्टिक करिएगा। इस पे और एक्सप्लेनेशन जो है विजय सर देंगे आपको जो आज की लेट नाइट की आज की जो क्लास होगी उसमें। तो ये जो है ये सेंट्रल बैंक के मोस्टली जो क्वेश्चंस है ये सेंट्रल बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे राजीव नयन जी कह रहे थे। तो सॉरी मेरी तरफ से थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, बट हाँ, अब ये सेंट्रल बैंक के पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, तो जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि डिफर करता है, बट सेंट्रल बैंक के उससे जो सही जवाब है वो होना चाहिए डी, 5 लाख एंड 7.5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर फंड ट्रांसफर बाय वे ऑफ एनईएफटी एंड आईएमपीएस in mobile banking per transaction per day are 5 lakh and 7.5 lakh respectively. Thank you, आप सब लोग इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इन सीबीआई ऐप इन अदर ऐप आर डैश। तो आपको बताना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट है जो सेंट्रल बैंक ऐप में और दूसरे ऐप में क्या है। सीबीआई ऐप में नो रिस्ट्रिक्शन, अदर ऐप में 5। ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है सीबीआई ऐप में 10 और अदर एप्स में 10। सी कह रहा है सीबीआई ऐप में 10, अदर ऐप 5। और डी कह रहा है सीबीआई ऐप 5 एंड अदर ऐप 5। पूजा सिंह जी, राजीव जी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए। विनय जी भी सी कह रहे हैं। बाकी जो है प्रमोद जी डी कह रहे हैं, भूपेंद्र जी सी कह रहे हैं। ओके, केहर सिंह जी भी सी कह रहे हैं। सी जो है वो है सीबीआई ऐप 10 और अदर एप्स में 5। यूपीआई की ट्रांजेक्शन लिमिट की बात हो रही है। ठीक है, सुजीत जी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल बैंक के ऐप से करेंगे तो 10 और दूसरे ऐप से करेंगे तो 5। ये आपकी यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट है। चलिए, जैसे कि आप मोस्टली, ठीक है, मुकेश जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। सीबीआई में भी 10 और आप दूसरे ऐप से करेंगे तो भी 10 ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है यूपीआई के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए जिसका जवाब देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी। जैसे मोस्टली आप लोगों ने कहा, सी इज द करेक्ट आंसर। सीबीआई ऐप से अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी 10 ट्रांजैक्शन की लिमिट है और अदर ऐप से करेंगे तो 5 है। तो ये तो बहुत अच्छा है। सेंट्रल बैंक की ऐप जो है 5 एक्स्ट्रा हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की लिमिट दे रही है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडर यूपीआई ट्रांजैक्शन, what is the per transaction and per day transaction for IPO and investment in government securities through RBI retail direct scheme? ये भी यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन और पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर आईपीओ में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अनुराग जी कह रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर, 10 लाख। मुकेश जी कह रहे हैं बी। मुकेश परिहार जी कह रहे हैं बी। प्रसन्नता जी भी कह रहे हैं बी, which is 5 lakh। ओके, बाकी लोगों को क्या लग रहा है फटाफट चैट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए। राजीव नयन जी भी कह रहे हैं 5 लाख पर डे और पर ट्रांजेक्शन की लिमिट। सुजीत ठाकुर जी कह रहे हैं बी होना चाहिए, 5 लाख। मोहिनी जी भी बी कह रही हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज स्क्रीन पर किसी भी तरीके का बटन या कुछ भी पेंसिल जैसा आइकन मत क्लिक कीजिए, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखता है एंड फिर उससे हिंड्रेंस अननेसेसरी का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो प्लीज आप जिसने भी ये किया है प्लीज आप इसे रिमूव कर दीजिए, वरना मुझे वापस से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। बाकी लोग इसका जवाब देना चाहते हैं तो फटाफट चैट में बता दीजिए। चलिए, नहीं तो हम इसका जवाब देखते हैं। चलिए, इसका जवाब जो है वो है बी, 5 लाख। 5 लाख जो है वो है पर ट्रांजैक्शन और पर डे की लिमिट इस केस में। तो चलिए इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में है। अंडर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, अटेम्प्टिंग टू स्टील इंफॉर्मेशन or a person's identity, a hacker will often try to trick you into giving out sensitive information rather than breaking into your computer is properly known as। अगर एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की बात हो रही है जहां पर जो हैकर है अगर वो आपका आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रहा है तो आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा रादर देन आपके कंप्यूटर में ब्रेक इन करने की या घुसने की। तो ये कौन सा सिचुएशन कहलाएगी, इसे कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कहेंगे? ठीक है, आप लोग आंसर्स देने लग गए। सी, ठीक है, सी के लिए भी आंसर आ रहा है, स्किमिंग के लिए। जूस जैकिंग के लिए भी ऑप्शन में दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सी के साथ जा रहे हैं, स्किमिंग के साथ। एक मैंने आंसर देखा था ए भी था, सोशल इंजीनियरिंग। मुकेश जी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए स्किमिंग। विनय गुप्ता जी कह रहे हैं जूस जैकिंग होना चाहिए। ये फिशिंग का केस तो है नहीं, क्योंकि फिशिंग का केस तो हम पीछे देख ही चुके हैं, फेक ईमेल्स और फेक एसएमएस वाला। तो ये जरूर इन तीनों ऑप्शन में से ही कोई एक होगा। तो ए, सी या डी में से कुछ आंसर होना चाहिए। बाकी हमारे साथियों को क्या लगता है? राजीव जी सी कह रहे हैं स्किमिंग। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका जवाब क्या है। आंसर जो है वो है ए, सोशल इंजीनियरिंग। अगर ऐसा आप देख रहे हैं एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है तो इस सिचुएशन में इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए, सोशल इंजीनियरिंग। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम लिमिट। आपको बताना है इन चारों में से सही जो है स्टेटमेंट वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है ₹5,000 पर ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर न्यू यूपीआई यूजर्स। सेकंड कह रहा है ₹5,000 पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर यूजर्स who change their device or SIM card or mobile number. 1 lakh per transaction and per day transaction limit for transaction type VPA या QR scan under P2P। और फोर्थ कह रहा है ₹5,000 फॉर ट्रांजेक्शन टाइप कलेक्ट रिक्वेस्ट। इसमें से आपको बताना है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं यूपीआई डिजिटल पेमेंट लिमिट के बारे में। तो ए जवाब दे रहे हैं। ठीक है सर, मैंने देख लिया आपका जवाब। ठीक है, राजीव जी भी ए कह रहे हैं, उनके साथ में मुकेश परिहार जी भी ए कह रहे हैं। राहुल शुक्ला जी कह रहे हैं सी होना चाहिए। मोहिनी जी कह रही हैं ए। ठीक है, केहर सिंह जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, ओनली 1 2 3 आर करेक्ट। बाकी फोर्थ कह रहे हैं रॉन्ग है। मोहिनी जी कह रही है 1 2 आर करेक्ट, 3 एंड 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, बाकी लोग भी ए कह रहे थे, 1 और 2 आर करेक्ट, 3 और 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विनय गुप्ता जी कह रहे हैं 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। जगत बंधु जी कह रहे हैं 1 और एंड 2 आर करेक्ट। चलिए हम देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसका जवाब जो है वो है डी, 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम लिमिट के पूरी हिसाब दिख से। नहीं रही है। जी हाँ, स्क्रीन दिख नहीं रही है पूरी। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको सर? बाकी लोगों को दिख रही है क्या? मेरे को क्या आगे दो लाइनें देख रहे मैम, यस सर, दिख देख रहे रही हैं। है। ओके सर, आप हो सकता है दोबारा से लॉग इन करके देखिए, मतलब दोबारा से लीव करके आके देखिए इन, हो सकता है आपको विजिबल हो जाए। चलिए चलिए नेक्स्ट। ठीक है, देखता हूँ। जी जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As a security measure, presence of registered mobile number in device is mandatory to use the Sent mobile app। कह रहे हैं एक सिक्योरिटी मेजर के हिसाब से एक मोबाइल सिम कार्ड होना चाहिए अगर आपको सेंट मोबाइल ऐप इस्तेमाल करनी है। On changing the device, fresh registration is required to use mobile banking. Mobile banking facility will be discontinued in old device. This added feature is called, ये जो फीचर की बात कर रहे हैं, मोबाइल फैसिलिटी पुराने मोबाइल में जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस फीचर को क्या कहते हैं? सुचि जी कह रही है सी, अनुराग जी भी सी कह रहे हैं, पांडुरंगा जी भी सी कह रहे हैं, सिम बाइंडिंग।
इस फीचर को कहते हैं सिम बाइंडिंग। सी के साथ जा रहे हैं अभी तक। शशि जी भी कह रही हैं कि सी है, ये फीचर जो है सेंट मोबाइल ऐप का जो एडेड फीचर है वो है सिम बाइंडिंग। ठीक है, सभी लोग सी के साथ जा रहे हैं। सुजीत जी, मुकेश जी, आप सभी लोग भी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। चलिए, तो फिर देरी किस बात की, जब सभी सी के साथ जा रहे हैं सी को ताला लगा के देख लेते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, सिम बाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। तो आपने सभी ने सही जवाब दिया है। ये फीचर को कहेंगे जो एडेड फीचर है इसे कहेंगे सिम बाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट है, विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी फंड बाय एनईएफटी एंड आईएमपीएस क्विक पे पर ट्रांजेक्शन एंड पर डे लिमिट इन सेंट मोबाइल इज। सेंट मोबाइल में बात करें, अगर बेनिफिशियरी नहीं ऐड किया गया है और आपको फंड ट्रांसफर करना है नेफ्ट से या एमपीएस से, तो पर ट्रांजेक्शन, क्विक पे पर ट्रांजेक्शन और पर डे लिमिट क्या है। आपके सामने है ऑप्शंस, आपको फटाफट बताना है कौन सा जो है सही जवाब है। राजीव जी कह रहे हैं बी, 2000 पर ट्रांजेक्शन रुपीज और रुपीज 20,000 पर डे ट्रांजेक्शन की लिमिट है। मुकेश जी कह रहे हैं सी, 10,000 पर ट्रांजेक्शन और 25,000 पर डे। ठीक है, कैर सिंह जी भी बी कह रहे हैं, राजीव जी भी बी कह रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास मोस्टली लोग कह रहे हैं कि बी होना चाहिए सही जवाब, अगर आपको बिना बेनिफिशियरी के आईएमपीएस और ये एनईएफटी ट्रांजेक्शन करना है तो ये लिमिट होनी चाहिए। शशि जी कह रही है सी, 10,000 पर ट्रांजेक्शन और 25,000 पर डे। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है बी। जैसे मोस्टली लोगों ने कहा 25,000 पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है और 20,000 पर डे की लिमिट है, अगर आप बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एनईएफटी या आईएमपीएस से, तो सेंट मोबाइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड सर्विसेज अवेलेबल अंडर सेंट मोबाइल आर गिवन बिलो। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी जो सर्विस है वो करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट है अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, बी है डेबिट कार्ड कंट्रोल, सी है ग्रीन पिन जनरेशन, फोर्थ है अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड एंड फिफ्थ है डेबिट कार्ड हॉटलिस्ट। प्लीज अपना जो माइक है वो म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं आपके थ्रू, तो थैंक यू सो मच, अपने माइक्स जो है वो म्यूट करके रखिए। मोहिनी जी कह रही है ऑल आर करेक्ट, तो चारों ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन है वो पांचों करेक्ट है सेंट मोबाइल डेबिट कार्ड सर्विसेज के रिगार्डिंग। मुकेश जी कह रहे हैं ए, विनय गुप्ता जी कह रहे हैं सी होना चाहिए, ओनली 1 2 3 आर करेक्ट, 4 एंड 5 जो है उनके हिसाब से सही नहीं है। अजीत ठाकुर, सुजीत ठाकुर जी कह रहे हैं ए ऑल आर करेक्ट। कहर सिंह जी भी ए कह रहे हैं। रोशन कुमार जी कह रहे हैं सी, 4 और 5 को बोल रहे हैं कि करेक्ट नहीं है, ओनली 1 2 3 आर करेक्ट। पांडुरंगा जी एक्सेप्ट 1 ऑल अदर ऑप्शन आर करेक्ट, कह रहे हैं कि 1 के अलावा सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। चलिए ठीक है, राकेश जी भी ए के साथ जा रहे हैं कि ऑल आर करेक्ट। चलिए देख लेते हैं इस सिचुएशन में जो है सही जवाब क्या है। ठीक है, पांडुरंगा जी आपने दिया है सही जवाब, एक्सेप्ट 1। पहला जो स्टेटमेंट है अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड सर्विसेज में से क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी जो सारे ऑप्शन है 2 3 4 एंड 5 ये करेक्ट है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अलावा चारों स्टेटमेंट सही है डेबिट कार्ड सर्विसेज अगर सेंट मोबाइल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल फॉर पॉजिटिव पे सिस्टम इन सेंट मोबाइल। ये भी सेंट मोबाइल के बारे में है। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं? चेक एंट्री, पीपीएस इंक्वायरी, बोथ आर करेक्ट या ओनली ए इज करेक्ट? दो ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है ये दोनों सही है या सिर्फ ए सही है। अनुराग जी ने दे दिया है आंसर, कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट, आपको चेक एंट्री और पीपीएस इंक्वायरी दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, प्रसन्नता जी भी यही कह रहे हैं, पांडुरंगा जी भी यही कह रहे हैं, भूपेंद्र जी भी सी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं कि बोथ आर करेक्ट, दोनों जो हैं ए और बी जो हैं वो करेक्ट हैं, दोनों ही आपको पॉजिटिव पे सिस्टम में सर्विसेज मिल जाएंगी अगर आप सेंट मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो। कहर सिंह जी भी सी के साथ जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, चलिए सी पे ताला लगाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, सही जवाब आप सभी ने दिया है सही जवाब, वेरी वेल डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट करेक्ट सिक्योरिटी फीचर्स इन सेंट मोबाइल ऐप। सेंट मोबाइल ऐप में कौन सा जो है सिक्योरिटी फीचर नहीं है? ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कुछ गलत है, एक गलत है, एक जो है सिक्योरिटी फीचर सेंट मोबाइल ऐप का नहीं है। सिम बाइंडिंग,
For transaction above 5,000, OTP is sent to registered mobile number and required for transaction. Debit control, अनुराग जी ने कहा है B, पांडुरंगा जी कह रहे हैं C, डेबिट कार्ड कंट्रोल जो है वो फीचर नहीं है. M पिन इज रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन. ठीक है. श्रुति जी कह रही है B, पूजा सिंह जी भी कह रही है B. ठीक है. और बाकी साथी क्या कह रहे हैं? अनुराग जी ने कुछ एक्सप्लेन भी किया है. वो कह रहे हैं कि 10,000 के ऊपर लगता है. 10,000 के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ओटीपी आपको नंबर पे भेजा जाएगा. इस लिहाज से बी जो ऑप्शन जो है वो है इनकरेक्ट है, वो जो है सिक्योरिटी फीचर नहीं है. जगत बंधु जी कह रहे हैं ए, सिम बाइंडिंग. सिम बाइंडिंग जो है सिक्योरिटी फीचर नहीं है सेट मोबाइल ऐप का, ऐसा उनका मानना है. सो जी भी बी के साथ जा रहे हैं. तो जैसे कि आप सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं तो मैं भी बी के साथ जाऊंगी, बी को लगाऊंगी ताला, और बी है सही जवाब. बी इज द करेक्ट आंसर. जैसे कि अनुराग जी ने एक्सप्लेन किया, 10,000 के ऊपर का ओटीपी ट्रांजेक्शन रहेगा तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी नोट पर. तो इसमें भी आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से, या इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वीसीआईपी के बारे में. वीसीआईपी फॉर न्यू कस्टमर, an updation, periodic updation of KYC. Okay. Second option कह रहा है VCIP is video based customer identification process. During VCIP process, customer to be ready with original PAN card, Aadhaar card, a piece of white paper and pen for signing. Fourth है live location of customer will not be captured during VCIP. आपको बताना है इन चारों में से क्या क्या करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. तो भूपेंद्र जी ने कहा है कि ए इज करेक्ट. ए क्या कह रहा है? ए में बोल रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट. ए कह रहा है ऑल आर करेक्ट. बाकी साथियों को क्या लगता है? ठीक है, मुकेश जी भी ए कह रहे हैं, अनुराग जी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए. 2, 3, 4 आर करेक्ट. तो फर्स्ट कह रहा है वीसीआईपी न्यू कस्टमर के लिए होता है, या अपडेशन या पीरियोडिक अपडेशन. केवाईसी का अगर आप अपडेशन कर रहे हैं या पीरियोडिक अपडेशन कर रहे हैं तो वीसीआईपी किया जाता है. वीसीआईपी जो है वो है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. शशि जी भी कह रही है ए, 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट. पीरियोडिक अपडेशन के लिए वीसीआईपी नहीं करते, ऐसा अनुराग जी कह रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो सिर्फ न्यू कस्टमर्स के लिए वीसीआईपी किया जाता है ऐसा, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो 2, 3, 4 है वो करेक्ट होना चाहिए. बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बता दीजिए जवाब आपका, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. चलिए देख लेते हैं अब हमारा जो जवाब क्या है. आंसर जो है वो है 1, 2, 3. यहाँ पर कह रहे हैं कि 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ऐसा. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. देयर आर मेनी रूट कॉजेज ऑफ साइबर फ्रॉड, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अंडर पॉसिबल रूट कॉजेज. आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है जो साइबर फ्रॉड के कारण नहीं हो सकता. lack of proper monitoring, too many entry and exit point into the network, lack of technology like firewall, anti malware etc, या lack of human resources. इन चारों में से जो है क्या ऑप्शन जो है जो साइबर फ्रॉड का कारण नहीं है, ये बताना है आपको. तो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है ये, फटाफट सब अपने अपने हाथ से दे दीजिए. ठीक है, पूजा सिंह जी और उपेंद्र जी ने क्या दिया? डी, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. बाकी फटाफट आप लोग भी जवाब दे दीजिए. शशि जी भी, मोहिनी जी भी डी कह रही हैं, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कारण नहीं है साइबर फ्रॉड होने का. इनकरेक्ट ऑप्शन. विनय गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर. लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बन सकता कारण. जगत बंधु जी भी डी कह रहे हैं, अनुराग जी भी डी कह रहे हैं. चलिए तो फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं. डी इज द करेक्ट आंसर. अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी होगी तो साइबर फ्रॉड नहीं होगा, ये कोई इसका रूट कॉज नहीं है, उसका जो रीजन है नहीं हो सकता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसमें भी वीसीआईपी के बारे में क्या इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. ये लाइव
location will be captured during VCIP. Account will be operational after concurrent audit completion. C कह रहे video recording will not be stored anywhere. और link for depositing initial deposit of ₹2000 will be valid for 7 days. तो इन चारों में से VCIP के बारे में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है आपको बताना है। मुकेश जी ने कहा है ए, लाइव लोकेशन कैप्चर की जाएगी, ये गलत स्टेटमेंट है VCIP के बारे में। बाकी लोग, पूजा जी कह रही है सी, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टोर विल नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर, ये स्टेटमेंट जो गलत है VCIP के बारे में। जगत बंधु जी भी ए कह रहे हैं कि ए शुड बी द राइट आंसर। शशि जी भी सी कह रही हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग विल नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर। ठीक है, बाकी लोग भी फटाफट बता दीजिए आपका क्या 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 जवाब है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। भूपेंद्र जी भी सी के साथ जा रहे हैं, मनीष जी भी सी के साथ जा रहे हैं कि सी जो है वो है इनकरेक्ट ऑप्शन। और बाकी लोग, अनुराग जी कह रहे हैं बी, काउंट विल बी ऑपरेशनल ओनली आफ्टर कॉन्करेंट ऑडिट कंप्लीशन। ठीक है, राजीव प्रकाश जी कह रहे हैं बी होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं सुहेब जी, क्लास 9 o'clock से थी, अभी इस क्लास के बाद श्वेता मैम की क्लास होगी, तो आप उसमें शुरुआत से जुड़ सकते हैं। अभी बस थोड़ी देर में हमारे सेशन के बाद उनकी क्लास होगी और उनकी क्लास के बाद विजय सर की क्लास होगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपसे ये वाली क्लास रह गई है तो आप नेक्स्ट 2 क्लासेस टाइमली ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी लोग बी और सी के साथ जा रहे हैं, देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसमें कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग विल नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर, ये इनकरेक्ट है VCIP के बारे में कि VCIP जब भी होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्टोर की जाएगी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज करेक्ट अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज फीचर्स ऑफ आवर बैंक। यहाँ पे CBI की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है ये। कौन सा जो ऑप्शन, चारों में से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस फीचर के बारे में। तो आपको बताना है नो इंटीग्रेशन कॉस्ट एंड AMC चार्ज बॉर्न बाय मर्चेंट्स। सी है रिसीव और एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट फॉर कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट्स। थर्ड जो है वो है हेल्प इन मोबिलाइजिंग न्यू कस्टमर्स। फोर्थ है वैल्यू एडेड सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड। आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ए में कह रहे हैं कि ए जो ऑप्शन कह रहा है ऑल आर करेक्ट, बी कह रहा है ओनली 1 2 3 आर करेक्ट, सी कह रहा है ओनली 2 and 4 आर करेक्ट, और डी कह रहा है ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। तो भूपेंद्र जी, किरण कुमार जी कह रहे हैं ए ऑल आर करेक्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है। विनय गुप्ता जी कह रहे हैं बी ओनली 1 2 3 आर करेक्ट, 4 जो है वो नहीं करेक्ट है, वो रॉन्ग है, ऐसा विनय गुप्ता जी का कहना है। बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, मुकेश जी कह रहे हैं सी, कहर सिंह जी कह रहे हैं ए। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर। सॉरी, तो ऑप्शन जो है वो है ए ऑल आर करेक्ट। ये चारों जो है सेंट्रल बैंक के हिसाब से सही है, पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो वेरी वेल डन, आप में से कई लोगों ने ए ऑप्शन दिया था, तो सही जवाब। 30 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चार्जेस रिकवरेबल फ्रॉम कॉलेज और स्टूडेंट्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज इन आवर बैंक। ये भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट क्या है। जो चार्जेस हम कॉलेज स्टूडेंट से लेते हैं पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज के लिए, ₹30 ऑफ नेट बैंकिंग, ₹1.3% पर ट्रांजेक्शन फॉर क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड या वीजा, ₹100 रुपए डेबिट कार्ड या UPI, और डी जो ऑप्शन है वो है 0.40 पर ट्रांजेक्शन फॉर इक्वल टू और ग्रेटर देन 2000 डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। तो अनुराग जी ने कहा बी, शशि जी कह रही है सी, मुकेश जी कह रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो बाकी लोगों को, भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सी होना चाहिए, ₹100 रुपए डेबिट कार्ड है या यूपीआई के थ्रू।
ठीक है, काफी मिक्स्ड आंसर्स हैं। ए भी ऑप्शन आया है, बी भी आया है और सी भी आया है। इसका जवाब देख लेते हैं। जो आंसर है वो है सी, 100 रुपीज, 100 रुपए डेबिट कार्ड और यूपीआई। तो जो है ये इनकरेक्ट है। तो देख ले, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बाकी जो तीनों थे वो सही थे। तो जो हमारा सी है वो जो है वो गलत जवाब है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि चार्जेस रिकवरेबल फ्रॉम कॉलेज और स्टूडेंट्स फॉर पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज। तो ₹100 अगर रुपए डेबिट कार्ड है या यूपीआई है। एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेनेशन, आप जो सेंट्रल बैंक की जो क्लास लेंगे विजय सर, आप प्लीज उनसे इस क्वेश्चन को लेके, इसको और 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था उसको मैं भी फ्लैग करूंगी और आप भी इस पे उनसे जवाब ले सकते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है सी जो है वो इस इनकरेक्ट है। ₹100 डेबिट और यूपीआई के सिस्टम में। तो ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, फंड ट्रांसफर टू अकाउंट्स ऑफ अदर्स इंट्रा एंड इंटर बैंक इंक्लूडिंग थ्रू आईएमपीएस, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इन चारों में से गलत क्या है, सही नहीं गलत। फंड ट्रांसफर टू अकाउंट ऑफ अदर्स इंट्रा या इंटर बैंक इंक्लूडिंग थ्रू आईएमपीएस के रिलेशन में चारों में से क्या स्टेटमेंट जो है वो है गलत। ₹4,999 अगर आप कर रहे हैं तो आपको ओटीपी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5,000 एंड अबव करेंगे तो ओटीपी चाहिए। सी कह रहा है 5,000 पर ट्रांजेक्शन एंड ₹1 लाख पर डे, या डी 5 लाख पर ट्रांजेक्शन एंड 10 लाख रुपीज पर डे ट्रांजेक्शन। तो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं डी, अनुराग जी भी कह रहे हैं डी। डी इनकरेक्ट ऑप्शन है। राजीव गिदवानी जी कह रहे हैं कि सी, विनय जी कह रहे हैं डी। बहुत सारे मतलब मोस्टली लोग डी के साथ जा रहे हैं। भूपेंद्र जी भी डी कह रहे हैं कि डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। गीतेश जी भी कह रहे हैं कि डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रदीप चौधरी जी भी कह रहे हैं कि डी गलत जवाब है। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं, आंसर क्या है। ओ, आंसर जो है सी। सी जो है वो बोल रहे हैं कि सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन इस केस में। फंड ट्रांसफर अगर कर रहे हैं किसी और के अकाउंट में इंट्रा या इंटर बैंक इंक्लूडिंग थ्रू आईएमपीएस, तो 5,000 पर ट्रांजेक्शन और 1 लाख पर डे की जो लिमिट है वो जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, ₹5,000 पर मैम ट्रांजेक्शन एक एंड क्वेश्चन ₹1 था। लाख। जी जी जी। मैम ये कह रहा था आज ही इंटरनेट बैंकिंग खोला था हमारा जो इंडिविजुअल खाता बैंक का सीडी जी जी अकाउंट, जी। उसमें मैं नेट बैंकिंग आज पासवर्ड जनरेट किया, आईएमपीएस कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि पर डे 2 लाख रुपए आप कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 लाख रुपए। इसलिए मैंने अच्छा ये आंसर लगाया था। तो ये कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि मैं आज ही लेटेस्ट देखा था, अभी आज ही अच्छा। शाम में। जी जी जी। सर, मैं इस बारे में और इलाबोरेट नहीं कर सकती। आप मतलब मैं विजय सर से बोलूंगी, आपको मेरे से बेहतर इस पे जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अगर आज का अपडेट है तो आई एम नॉट अवेयर आपने आज ही किया हाँ है। मैम, मैंने क्योंकि आज ही नेट बैंकिंग हमारा जी। सीडी अकाउंट है, पर्टिकुलर हमारा इंडिविजुअल हाँ हाँ हाँ। वो बिल पे जी फोन पे जी वाला, तो मैं आज नेट बैंकिंग पासवर्ड जनरेट किया आईएमपीएस के थ्रू। मैं अपना वो फोन उनका भी बिल पेड कर रहा था, लैंडलाइन का, जी 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 बैंक जी का ही। तो मुझे वहां जी। लिखा आया था आईएमपीएस में कोई एक पे में कि इतना इतना ये है करके। हाँ, हो सकता है कुछ चेंजेस हुए हो सर, मैं आपको इस पे जरूर ठीक एक्सप्लेनेशन है ना, सर मैं से। मैम सर जी से जी। अभी नेक्स्ट क्लास हाँ में सर से जी पूछता जी हूँ। जरूर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है व्हाट इज द गाइडलाइन रिगार्डिंग पासवर्ड अंडर मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड से जुड़ी हुई कौन सी गाइडलाइन है जो वो सही है। तो न्यू पासवर्ड शुड नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड इन प्रीवियस 3 consecutive changes. Password validity is 180 days. The transaction password length should be minimum 8 and all are correct. ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं, सुहेब जी कह रहे हैं बी, बाकी सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं, ऑल आर करेक्ट। ये चारों स्टेटमेंट आप कह रहे हैं करेक्ट है। पासवर्ड किसी गाइडलाइन के मुताबिक, ठीक है, सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं। चलिए लेट्स चेक द आंसर। यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चारों ही तीनों बाकी स्टेटमेंट जो है वो तीनों ही गाइडलाइन है पासवर्ड बनाने के लिए अगर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एनयूयूपी फीचर्स के बारे में है। एनयूयूपी फीचर अंडर पेमेंट सिस्टम इंक्लूड, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट
इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको NUUP NWP पेमेंट सिस्टम के बारे से रिलेटेड। मोबाइल फोन ऑन GSM नेटवर्क ए कह रहा है, बी कह रहा है वर्क्स विदाउट इंटरनेट यूजेस वॉइस कनेक्टिविटी, सी कह रहा है फंड ट्रांसफर अपर लिमिट जो है 5000 पर ट्रांजेक्शन है, और डी है मोबाइल नंबर लिंक्ड टू बैंक अकाउंट नॉट मैंडेटरी। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आप सभी कह रहे हैं कि डी होना चाहिए। हर्षिता जी भी हैं एक और हमारे साथ, तो वो भी कह रही है कि डी होना चाहिए। पूजा सिंह जी कह रही हैं कि डी होना चाहिए। चलिए, सब मोस्टली सभी आप में जो जवाब दे रहे हैं सभी डी के साथ जा रहे हैं, तो ठीक है। ओम प्रकाश जी भी डी कह रहे हैं। चलिए फिर देरी नहीं करते, चेक कर लेते हैं। डी इज इनकरेक्ट आंसर, मतलब डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है NUUP पेमेंट फीचर के बारे में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन, आप सभी ने सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जो है श्वेता मैम जो है आपकी क्लास लेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको बताना है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑफर्स फॉलोइंग सर्विसेज। बताना है कि APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉट इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शंस तो है नहीं इसमें, एक मिनट। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है जो हमारे साथी ने PPT बनाया है, वो शायद ये क्वेश्चन के ऑप्शंस डालना भूल गए। तो चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो यही था आज के। आज थोड़ा सा टेक्निकली उतना साउंड डे नहीं था, बट कोई बात नहीं। आज आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, आप सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिए। तो आज इसी नोट पे हम जो क्लास है उसको इस नोट पे खत्म करते हैं। आज का जो कोट है, जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हैं तो वो सही हो जाता है, सही समय हो जाता है। तो आप सभी ने तैयारी कर दी, इतनी जोरदार जोरदार शानदार आप तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर आप लोगों को एग्जाम में सफलता मिलेगी, और जरूर सभी के जो मार्क्स हैं वो सभी के बहुत अच्छे आएंगे और आप सभी सफलता पाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसके लिए मैं आपको थैंक यू करती हूँ, इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करने के लिए। जो इसी लिंक में आप लोग जुड़े रहिएगा, जो श्वेता मैम है, अगर आप क्लास अगर आप जुड़ गए हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं मैम। और मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करती हूँ, और जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट। थैंक यू अनुराग जी, गुड नाइट आपको भी मैम। थैंक यू जी।
बस कुछ ही समय में आप श्वेता मैम ज्वाइन करेंगे आज के सेशन के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको क्लास से रिलेटेड कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आपका फीडबैक हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपके सारे सजेशन जो हैं वो वेलकम है, आपके जो सारे फीडबैक है वो वेलकम है। तो अगर आपको कुछ भी बताना हो या फीडबैक शेयर करना हो, कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपके सजेशंस और फीडबैक। तो बस कुछ और समय आप लिंक पर वेट कीजिएगा, आपका अगला सेशन बस थोड़े ही समय में चालू होगा। तो चलिए फिर से आप लोगों को गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।